नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए हम लोग भारत के भूगोल की सीरीज चला रहे हैं और भारत की भूगोल की सीरीज में आज ये पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 2 में हम बीपीएससी के और बचे हुए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन के साथ। और इस सीरीज में 40 क्वेश्चन होगा और फिर नेक्स्ट सीरीज इसी प्रकार से 4 सीरीज हम लोग करेंगे। लगभग 160 क्वेश्चन बीपीएससी ने भारत के भूगोल से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 41, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2 है पाशु मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3 है बलुई मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है आपका लोम मिट्टी। तो आप पढ़े हुए हैं, इससे पहले जो सीरीज थी उसमें लास्ट क्वेश्चन था कि कब सबसे ज्यादा कोशिका किस में पाई जाती है, तो चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। और ये चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक कोशिका पाई जाती है, यानी कोशिकत्व तो सबसे अधिक होता है, कोशिकत्व तो होता है, तो पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, सोखने की क्षमता। और पानी इसमें रुकता है, क्या है, पानी इसमें रुकता है, काफी समय तक रुका रहता है। इसके कारण इसमें कोशिकत्व के कारण रुका रहता है। और कौन ऐसी मिट्टी होती है जिसमें पानी बहुत कम समय तक रुका रहता है, तो वह है आपका बलुई मिट्टी, बलुई बलुई मिट्टी। इसमें पानी कोशिकत्व ना होने के कारण, कोशिकाएं ना होने के कारण इसमें पानी नीचे की तरफ चला जाता है और इसमें पानी रुकता नहीं है। सोखने को तो ये सोख लेता है लेकिन इसमें पानी टिकता नहीं है। तो चिकनी मिट्टी में पानी टिका रहता है, इसलिए पौधे में सर्वाधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, तो चिकनी मिट्टी से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है ऊपरी गंगा नहर, बी है त्रिवेणी नहर, सी है शारदा नहर और डी है पूर्वी यमुना नहर। 4 नहरों का वर्णन किया गया है और लास्ट में आपको ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि कौन सी नहर प्रणाली से जो है बिहार में सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। अब देखिए यहां जो दिया है वो आपकी नहर प्रणाली तो है ही, अब इसमें क्लासिफाई आपको करना है। लेकिन अगर हम बात करें कि बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई कौन से जिले में होती है, तो वो होती है रोहतास जिले में। रोहतास जिले में, रोहतास जिले में कौन सी नदी से होती है, तो सोन नदी से होती है, वो सोन नदी से होती है। सबसे अधिक सिंचाई, सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला, सबसे अधिक सिंचाई वाला जिला, अधिक सिंचाई किससे, सिंचाई किससे, नहरों से। लेकिन यहां पर पूछा है इन ऑप्शनों को एलिमिनेट करके, तो यह कौन सी नदी है, आपकी त्रिवेणी नदी, त्रिवेणी नहर, सॉरी त्रिवेणी नहर है, नदी नहीं, त्रिवेणी नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अब आपसे पूछ लिया जाए ये किसकी बगल से गुजरती है, कौन सी नदी के बाएं उसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गंडक की, गंडक के बाएं तट से निकलती है, गंडक, गंडक के बाएं तट से, ये बाएं तट से, बाएं तट से, अच्छा गंडक के बाएं तट से निकल रही है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि अगर गंडक के बाएं तट से निकल रही है तो ये लोकेशन कहां पर है आपका, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। कहां पर है, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। अब आपको घटक बताना है, घटक का मतलब वह है टर्म, वह है कौन सी सिचुएशंस थी, वो कौन कौन से जो है कैरेक्टरिस्टिक थे जो हरित क्रांति को प्रोड्यूस करने में सहायक थे। आपका ऑप्शन नंबर एक कथन दे रहा है, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये कह रहा है कि उच्च उत्पादक देने वाली किस्मों के बीज होने चाहिए, तभी हरित क्रांति सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी, सबसे ज्यादा लाभ में रहेगी जब यहाँ पर उच्च उत्पादन की किस्में बेहतर होगी। जो बीज है वो बीज बेहतर बीज आएंगे, तभी तो खेती बहुत बढ़िया से होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो पहला टर्म है इसका स्टेटमेंट वो तो एकदम सही है। सिंचाई की सुविधा नहीं रहेगी तो कृषि होगी नहीं, बहुत बेहतर कृषि नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा तो फिर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो फसलें खराब हो जाएगी।
तो सिंचाई की भी सुविधा उस समय हरित क्रांति में दिया गया। ग्रामीण में विद्युतीकरण भी किया गया। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ग्रामीणों को दी गई ताकि उनके खेती को बहुत बेहतर बनाया जा सके। और ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण सड़कें और विपणन। देखिए, ग्रामीण सड़कें और विपणन की अगर बात करते हैं तो बात एकदम सही है कि जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट होगा कैसे। और कृषि की बात करते हैं तो कृषि में आपको अनाज को मंडी तक ले जाना है या कोई अन्य चीजों को ले आना है, खेत तक पहुंचाना है, खाद को पहुंचाना है। ग्रामीण सड़कें नहीं बेहतर रहेगी, विपणन प्रणाली नहीं बेहतर रहेगी तो ये हो नहीं सकता, संभव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट 4 भी सही है। इस प्रकार से अगर चारों को देखेंगे तो सभी स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा ये कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? नंबर 1 कुशल सिंचाई, नंबर 2 गुणवत्ता युक्त बीज, नंबर 3 आपका कीटनाशकों का प्रयोग, नंबर 4 उर्वरकों का प्रयोग और नंबर 5 में आपको दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको ये सब बताने हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बड़े आराम से इसको बता सकते हैं। देखिए, कुशल सिंचाई नहीं होगी तो क्या खेती होगी? एकदम नहीं हो पाएगी। गुणवत्ता वाले बीज भी होने चाहिए। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे तभी तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो खेती की पैदावार जो है कम हो जाएगी। तो यानी कि एक से अधिक ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर है। तो आप कह सकते हैं कि ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है। देखिए, अगर हम कहेंगे इसकी बात करते हैं इंद्रधनुषीय की, तो वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय जो क्रांति है इसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई। पहली बात तो ये है, जब संकल्पना इसकी प्रस्तुत की गई तो इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी जो है क्रांतियों को शामिल किया गया, जो प्रत्यक्ष रूप से थी या अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति। अब आप कहेंगे भूरी क्रांति क्या है? खाद्य उत्पादक से है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे कि मटर से और टमाटर से है, यानी कि मीट मांस से है। फिर आपका आ जाता है रजत क्रांति, खाद्यान्न क्रांति। तो ये सारी क्रांतियों को उसमें शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी श्वेत क्रांति भी शामिल थी, हरित क्रांति भी शामिल थी, नीली क्रांति भी शामिल थी, पीली क्रांति भी शामिल थी, भूरी क्रांति थी, यानी कि सभी खाद्यान्न क्रांतियां उसमें शामिल थी। तो यानी कि आप उपरोक्त में से ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, काली क्रांति किससे संबंधित है? अब लो, नीली पीली गोरी तो हमने देख लिया, लेकिन अब आई है आपकी काली क्रांति। काली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, काली क्रांति का जो संबंध है वो कच्चे तेल से है। कच्चे तेल, अगर सरसों का कच्चा तेल निकालिए तो वो एकदम लगेगा कि ब्राउन टाइप में, ब्लैक ब्लैक, तो वह उसके कलर से काली क्रांति कच्चे तेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब अगर अन्य क्रांतियों की बात करें, जैसे गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे है? गुलाबी प्याज से है। गुलाबी किससे है? प्याज से है, प्याज से है। अगर लाल क्रांति की बात करें तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मीट से और टमाटर से है। मीट और टमाटर, मीट, अच्छा लाल क्रांति, लाल क्रांति मीट और टमाटर से है, यानी कि मांस लिख सकते हैं आप, मांस और टमाटर, टमाटर से है। अगर आपसे नीली क्रांति कह दिया जाए तो मत्स्य पालन से है। हरित क्रांति कह दिया जाए तो खाद्यान्न उत्पादन से है। अगर आपसे कहा जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है तो ये तिलहन से संबंधित है। और भूरी क्रांति अगर आपको कह दिया जाए तो आप उर्वरक से संबंधित है। तो ये सब चीजों को समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की अधिकतम गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। देखिए, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा, प्रोडक्शन बेहतर करिएगा तो उत्पादन की क्षमताएं भी बढ़ जाएगी। इस कारण जब ये
क्वेश्चन पूछा गया 53-55 बीपीएससी 2011 में, तब उस समय जो उत्पादन था उसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे आपका पंजाब था, तीसरे स्थान पे हरियाणा। वर्तमान की बात करें कि 2020-21 के जो आंकड़े आए उसमें सबसे 3 स्थान, जो पहले स्थान पे था उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आ गया, तीसरे स्थान पे पंजाब आ गया, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान बरकरार रहा। तो इस समय अगर वर्तमान में बात करते हैं हम 2020 और 21 का आंकड़ा देखेंगे, 2020 तो यूपी सबसे फर्स्ट है, यूपी आपका फर्स्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे पंजाब है, एमपी, पंजाब, पहले पे यूपी, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे पंजाब। ये आपका इस समय गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक जो रैंकिंग है वो रैंकिंग उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और पंजाब की है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे ज्यादा गेहूं पैदा कहां होता है? बस उत्तर प्रदेश, अभी जस्ट आपने पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है भारत के किस राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? अब यहां पर गन्ने की पैदावार की बात किया गया क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में गन्ने की बात किया गया। अगर हम गन्ने की बात करें तो जो आंकड़ा 2020 से 21 का आया था उसमें चतुर्थ अग्रिम अनुमान लगाया गया। इसमें सर्वाधिक गन्ना के लिए जो है कई राज्यों को क्लासिफाई किया गया, लेकिन पहले शुरुआती दौर के जो राज्य थे वो जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, पहला और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला और दूसरा, और कर्नाटक, गुजरात, फिर इसके बाद धीरे धीरे आगे के क्रम में बढ़ते रहिए, लेकिन पहला दूसरा को आप ध्यान में रखिए हमेशा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है दूसरे स्थान पे कौन था। एक तीसरा है जो है कर्नाटक और गुजरात को लिख लीजिए, तीसरा कर्नाटक, कर्नाटक, और चौथा है गुजरात, चौथा है आपका गुजरात। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें आपका जो है गन्ने के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कोई मतलब नहीं है, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर का कोई मतलब नहीं है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश का कोई मतलब नहीं है। तो आपका आ कौन जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर हायरार्की आप देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, उसके बाद आपका गुजरात आता है, फिर उसके नीचे आता है तमिलनाडु, फिर बिहार आता है, उसके बाद हरियाणा और पंजाब आता है। तो आप ये हायरार्की इसको समझिए। तो ये चारों इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने इसको बता दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा गया है? किसे चीनी का कटोरा कहा गया? अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक वाला जो गन्ना उत्पादन कर रहा है उत्तर प्रदेश, और अगर गन्ना उत्पादन करेगा तो जाहिर सी बात है मिलें लगेगी, चीनी चीनी का प्रोडक्शन भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य है? वो कौन सा राज्य है जो केसर उत्पादन करता है? तो इसमें आंखें बंद करके आप आराम से इसको जो है आंसर मार्क कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर। क्योंकि ये एकमात्र राज्य जब होने के कारण लगभग लगभग सारे सभी लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो इकलौता है उसको तो पढ़ ही लीजिए। तो केसर उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है और ये बहुत प्राचीन काल से होते हुए आ रहा है। अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वो है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? इसमें आपको बताना है नगदी फसल कौन सी नहीं है। देखिए नगदी फसल की अगर बात करें तो जो आर्थिक समीक्षा भारत सरकार ने की थी तो उसमें फसलों का जो क्लासिफाई किया था, खाद्यान्न फसलें किया था और गैर खाद्यान्न फसलें किया था। तो गैर खाद्यान्न फसलों को ही नगदी फसलें कहा गया। अब खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी थी? जैसे मोटे अनाज थे आपके, चावल, गेहूं, मक्का। अब मैं लिख देता हूं, चावल, गेहूं,
मक्का और मोटे अनाज, मोटे अनाज एक खाद्यान्न फसल। कौन सी फसलें थी? एक खाद्यान्न फसलें थी। अब गैर खाद्यान्न फसलें, गैर खाद्यान्न फसलों को बोला जाता है नकदी फसलें, यानी गैर खाद्यान्न फसलें कहेंगे आप। गैर खाद्यान्न फसलें यानी कि नकदी फसलें। अब नकदी फसलें कौन कौन सी आएगी? तो नकदी फसलें में सबसे पहले आपके तिलहन आ जाएगी, मूंगफली आ जाएगी, आपकी सरसों आ जाएगी, यानी तिलहन की खेती वाले जितनी फसलें हैं। दूसरे नंबर पे रेशेदार फसलें आएंगे। रेशेदार में कपास, जूट और मेस्ता ये आ जाएगा आपका। और अगर बागवानी की बात करें तो यह भी नकदी फसलों में ही आती है। बागवानी में जैसे चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना भी नकदी फसलों में ही आता है। गन्ना, तंबाकू और आलू। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो खाद्यान्न फसलें हैं वो चावल, गेहूं और मोटे अनाज है, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज है। तो यहां पर ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ज्वार है। जो ज्वार ये नकदी फसलों के अंतर्गत नहीं आता है, ये मोटा अनाज है। क्या है? मोटा अनाज है। मोटा अनाज क्या है? ये मोटा अनाज है, तो नकदी फसलों के अंतर्गत नहीं आता। जूट भी नकदी फसलों के अंतर्गत आता है। मूंगफली आती है क्योंकि ये तिलहन में आ जाती है। गन्ना आता है आपका नकदी फसलों के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ज्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं? जो सबसे बड़ा मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्शन वहां पर जो है किया जाता है लौह उत्पादन का, तो ये आपको बताना है। देखिए, वहीं पर सबसे ज्यादा निकाला जाएगा जहां पर माइनिंग होगी, जहां पर खदान होगी, जहां पर मिनरल्स निकलते हैं, तो वहां पर आपका ये सबसे ज्यादा अधिकता पाई जाएगी। निकाला कहाँ जाता है? ये होता है आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। कहां पर निकाला जाएगा? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिहार, पश्चिम बंगाल, ये नहीं है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये है आपका सी। आपका बिहार, उड़ीसा नहीं है। और डी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो है नहीं, पश्चिम बंगाल में है नहीं। एक इंडियन मिनरल्स ईयर 2019 का अगर आंकड़ा हम देखते हैं तो लौह अयस्क जो भंडार होता है उसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो प्रकार के लोहे का वर्णन किया जाता है, लोहा निकाला जाता है। उसमें सबसे ज्यादा अगर वो लोहे की बात करें कि कहां पर निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है उड़ीसा में। उसके बाद कहाँ निकाला जाता है? मध्य प्रदेश, फिर आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल में। अ, अनुबंधित है जो है इसका डाटा जो है उपलब्ध नहीं है कि कितना तक निकाला जाता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक वहां पर निकाला जाता है। तो इस एक आंकड़े से अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा यहां पर सबसे ज्यादा निकाला जाता है। कौन कौन से दो टाइप हैं? हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, दो प्रकार के लोहे आपके उत्पादन किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला सबसे पहले ये समझते हैं है कहां पर, तो ये है छत्तीसगढ़ में, सीजी में है। सीजी में है, सीजी में है आपका छत्तीसगढ़ में। सीजी में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कहां पर है? तो ये दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। दंतेवाड़ा जिला इस समय दंतेवाड़ा क्षेत्र में है। काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है, नक्सली गतिविधियां वहां पर ज्यादा होती हैं, इसलिए वो सुर्खियों में बना रहता है दंतेवाड़ा। वहां पर बेलाडीला एक क्षेत्र है, वहां पर ये जो है लोहा जो है लौह अयस्क निकाला खनन किया जाता है। अब इसमें पूछा है कौन सा लौह अयस्क खनन किया जाता है, तो वहां पर किया जाता है हेमेटाइट। कौन सा लौह अयस्क खनन किया जाता है? हेमेटाइट। लौह अयस्क जो बेलाडीला से खनन होता है वो हेमेटाइट लौह अयस्क खनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है, कहां पर है? आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, झारखंड, झरिया, और झरिया से खूब ज्यादा कोयला निकाला जाता है। अगर झरिया के कोयले की बात करें, कोयले क्षेत्र की, तो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। ये कोयला क्षेत्र है, लेकिन जिला कौन सा है?
वो धनबाद है। कौन सा है ये झरिया का जिला? ये धनबाद, धनबाद, धनबाद में है। धनबाद में, धनबाद जिले में स्थित है। अधिकांश जो कोयला है वो कोकी कोयला का भंडार यहीं पर है। और अगर आप बात करें जमशेदपुर में, मुख्यतः इस्पात के काम होते हैं। जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात के काम होते हैं। और यहीं पर अगर लोहरदग्गा की बात करें, लोहरदग्गा ऑप्शन नंबर डी, इसमें लोहरदग्गा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। क्या उत्पादन होता है? बॉक्साइट का, बॉक्साइट, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और रांची में क्या होता है? रांची में भारी मशीनरी बनती है। जो भारी मशीनरी है वो रांची में बनती है। भारी मशीनें, ये भारी मशीनों के लिए, भारी मशीनों के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कोयला की खाने कहाँ है? झरिया में। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये आपका एक ही राज्य जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करता है, झारखंड। झारखंड में। लोहा कौन सा? उड़ीसा है। कोयला कौन सा है? झारखंड है। तो झारखंड में भूमिगत कोयले का दहन किया जाता है। तो यहाँ पर कहां पर मिलता है? झरिया के कोल्डफील्ड क्षेत्र में। अभी जस्ट आपने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, झरिया के कोल्ड फील्ड में मिलता है ये। तो ये कहां पर झरिया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? रेशम, कोयला, सोना, थोरियम। तो कोयला पाया जाता है। और कोयला जो है ये ब्लैक डायमंड है, ये जो है काला हीरा के रूप में होता है। आप देखेंगे तो कोयला, अच्छा कभी कभी आपसे पूछ लेता है कोयला किसका रूपांतरण रूप है? तो ये कार्बन का रूपांतरित रूप है। कोयला किसका रूपांतरित रूप है? कार्बन का रूपांतरित रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है भारतीय कोल उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। आपके कोल उद्योग, जो अभी आप कोयला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इस पर आपको विचार करना है। देखिए, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा करता है। भाई कोयला निम्न कोटि का होगा तो बहुत बढ़िया से जलेगा नहीं, हीटिंग उत्पन्न नहीं करेगा, धुआं ज्यादा देगा और उसमें वायु प्रदूषण के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, ज्यादा वायु प्रदूषण होगा, एनर्जी कम जनरेट होगी। तो पहला स्टेटमेंट तो ये है कि जो निम्न कोटि का कोयला है वह एकदम बेकार कोयला जो है, उसमें जो है कोयला संचालन में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। धुलाई संस्थानों में इसका उपयोग क्षमता में कमी होती है। भाई जब इसके अंदर जलन शक्ति बहुत ज्यादा नहीं होगी तो उसकी क्षमता में कमी आएगी। धुलाई संस्थानों में भी इसके उपयोग में क्षमता में कमी आती है। बात एकदम सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता है। हाँ, ये भी बात स्टेटमेंट सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती हुई निर्भरता, एकदम स्टेटमेंट ये सही है। चौथा क्या कह रहा है? कार्य संचालन की कीमतें। कार्य संचालन की कीमतें भी प्रभावित करता है ये, कार्य संचालन की कीमतें, क्योंकि कोयला जितना बेहतरीन होगा उतने ही अच्छा वो उसका प्राइस है। जब कोयला निम्न कोटि का होगा तो उसका प्राइस भी कम होगा। तो इसका मतलब कार्य संचालन की कीमतें भी प्रभावित उससे होती है। तो यानी कि आपका स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4 आपका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये 53 बीपीएससी 55 बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहां पाया जाता है? और एक बार नहीं, कई बार आपने पढ़ा हुआ है कि भारत में सबसे पुराना जो तेल भंडार है वो आपका डिगबोई असम में है। कहां है? डिगबोई असम में है सबसे पुराना तेल भंडार क्षेत्र। अब मामला वहां नहीं फंसता, अब वो पूछता है कि किस जो है घाटी में है, किस तराई क्षेत्र किस घाटी में है ये? तो ब्रह्मपुत्रा की घाटी में है। ध्यान में रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा की घाटी में है और सबसे पुराना है। और सबसे पहले तेल का जो खनन हुआ था यहीं से हुआ था, डिगबोई असम, ये ब्रह्मपुत्रा की घाटी में है। ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी में, ब्रह्मपुत्रा नदी की घाटी में ये स्थित है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। भारत में तेल संकट, अच्छा ध्यान से देखिएगा, 53, 55 बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। 2011 में पूछा गया, 53 और 53rd और 55th बीपीएससी में पूछा गया है। और ये तेल संकट कब हुआ था? ये 1973 में तेल संकट हुआ था। 1973 में। आप कहेंगे कि 1973 के तेल संकट के दौरान जो है ये घटनाएं हुई और पूछा गया है आज, तो क्या कारण था? तो ओपेक ने तेल के दामों को 4 गुना बढ़ा दिया था। कितना? 4 गुना बढ़ा दिया था। और 4 गुना जब बढ़ा दिया तो एकदम पूरी हाहाकार मच गई सभी का। अरे 1-2 रुपया बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो 4 गुना बढ़ा दिया। मान लीजिए 100 रुपए का अगर उस समय 10 रुपए का रहा होगा तो 40 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा। तो 4 गुना अगर बढ़ाएंगे तब तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर 1973 में हुआ है तो ऑप्शन मैच कराइए। देखिए 1970 से 80 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आप सोच सकते हैं कि जो ये पूछने का कारण इसका ये था कि 4 गुना आज तक तेल का कभी कीमत बढ़ी नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, उस समय बढ़ी तो जो क्राइसिस हुए उस समय, उसको वो बहुत ज्यादा व्यापक तौर पे थे और सभी के लिए वो थे, तो इसलिए वहां से क्वेश्चन ये बनना लाजमी है और पूछा भी बहुत बेहतरीन था। शायद किसी का बहुत ज्यादा दिमाग उस पर जाएगा नहीं और बीपीएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। कब हुआ था ये? 1973 में। ओपेक ने तेल के दाम को 4 गुना बढ़ा दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी, 1970 से 80 के दौरान ये घटनाएं घटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, कितनी थी? आपको बताना है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत थी भारत में 1994 में अगर बात करें तो 244 लगभग 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी उस समय, जो 1994 की बात करें। और जो अब भारत में आर्थिक समीक्षा हुई, इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2018-19 का, तो उसमें भारत में प्रति व्यक्ति जो खपत आई निकल के, उसमें 0.6 आई। 0.6 आई प्रति व्यक्ति। ये प्रति व्यक्ति है, 0.6 टन था प्रति व्यक्ति था। प्रति व्यक्ति था। कब था ये 2018-19 की जो समीक्षा हुई थी उसमें आई। अगर वैश्विक रूप में देखें, वैश्विक विश्व के स्तर पर कि प्रति व्यक्ति कितनी तेल की खपत है, तो 1.8 टन, 1.8 टन प्रति व्यक्ति है। तब ये विश्व की है, विश्व की बात कर रहे हैं, ये है भारत की। तो क्या है, 1/3 है कि नहीं? देखिए ये 3 गुना है कि नहीं? 1/3, इसका ये 1/3 है, भारत में 1/3 है। तो अगर 1/3 से आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो ऑप्शन नंबर सी 243 किलोग्राम ये आपका तेल पड़ेगा, जो है 243 किलोग्राम तेल के बराबर है। 1/3 आपका बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। 1994 की खपत को पूछ लिया था यहाँ पर। कब? 2011। यानी कि आप ये कह नहीं सकते कि ये कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आयोग बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। कुछ ही क्वेश्चन पूछेगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा वो उसी का। तो एक बार थोड़ा पीछे से नजर मार लीजिए, जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो उस पर जरूर नजर मार रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 लेते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करता है? आपका सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का कौन सा ऐसा राज्य है जो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? तो सबसे ज्यादा अगर प्रोड्यूस की बात करें तो पहले नंबर पे है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, पहले पे है कर्नाटक, दूसरे पे है राजस्थान और तीसरे पे आप बताइए कौन सा है। तो कहां पर पीछे रहने वाला?
साउथ का जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश और उसके बाद है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 4। अच्छा, जब आप हैदराबाद में जाएँगे आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी वाली बसें भी चलती हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको अपने यूज़ में लिया है। तो सोलर एनर्जी की जो बसें हैं, वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चलती हैं। अच्छा, जब ये इसकी बात करेंगे, तो ये सर्वे जो हुआ था, वो 2021 का सर्वे है और 31 मार्च 2021 का सर्वे है। ये 31 मार्च 2021 का इस सर्वे के अनुसार है। पहले पे कर्नाटक है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे आंध्र प्रदेश और चौथे पे आपका तेलंगाना है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो इसमें पूछा है कौन सर्वाधिक है, तो आपका भैया है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों की पर विचार करें। आपके इसमें विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत में कम लागत से कम पर बिजली का विक्रय। पहला आपका स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि कृषि एवं घरेलू उत्पादों, कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर है, घरेलू उत्पादों में उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, बात सही है। रुग्णता क्या है कि कभी-कभी आपने देखा होगा दिल्ली के क्षेत्रों में, दिल्ली में जो है 300 यूनिट बिजली फ्री है। अगर उस बिजली का पैसा भी लेती है गवर्नमेंट, तो कहीं न कहीं वो गवर्नमेंट के खाते में आएगा। लेकिन रुग्णता आपको बताया गया है यहाँ पर, वित्तीय रुग्णता की बात कर रहा है कि बिजली के विक्रय में जो है उसमें कम लागत में कम पर बिजली जो है विक्रय की जा रही है। तो यह पहला वाला तो स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा क्या कर रहा है, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है, बात सही है। अगर आप किसी चीज को ऐसे फ्री में ही आप करिए कम लागत वाली चीजों में, तो बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसका दुरुपयोग भी करने लगते हैं। तो काफी ज्यादा हानियां होती है, संवितरण में ज्यादा हानियां होती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी आती है, एकदम बात सही है, यह भी सही है। अच्छा, स्टेटमेंट 4 क्या कहता है, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक प्रदान नीतियों का क्रियान्वयन किया था। यह किससे, विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता पर यह भी आधारित। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3 एंड 4 आपका चारों स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टिस्को, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, कहां पर नजदीक है, लोकेशन आपको बताना है। टिस्को संयंत्र कहां पर ये लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका है टाटा नगर, जो आपका जो है टाटा नगर है, जमशेदपुर टाटा जी के नाम से है टाटा नगर। और टिस्को को अगर हम कहें कि इसका जो पूरा नाम क्या है, एब्रीविएशन क्या है, तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड। और कहां पर है, टाटा नगर में है और इसी से बना है ये टेस्को। अब टाटा नगर जो स्टील टाटा स्टील भारत की मुख्यतः इस्पात कंपनी है, यह तो आपको पता ही है। और कहां पर, जमशेदपुर के नाम से, जमशेदपुर टाटा के नाम से इसका नामांकन हुआ। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता स्थापना कब हुआ, तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। 1907 में, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1907 ईस्वी में स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी, टाटा नगर में। इसके नाम पर, जमशेदपुर टाटा जी के नाम पर इसका टाटा नगर पड़ा। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए रेशम, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट, ऑप्शन नंबर सी चमड़ा, ऑप्शन नंबर डी जूट। अब आप बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है भैया डालमिया आपका सीमेंट के लिए, डालमिया सीमेंट के लिए है। बीपीएससी 56 59 पी 2015 में कितने, दो बार पूछ लिया, 56 और 59, दो बार इसने पूछा है और 2015 में ही है। देखिए बिहार में डालमिया नगर एक है जो प्लेस, वो सीमेंट के लिए जो है काफी ज्यादा फेमस है। इसके अतिरिक्त भी, सीमेंट के अतिरिक्त भी अन्य काम होते हैं। जैसे
चीनी उत्पादन के लिए, कागज भी वहां उत्पादन किया जाता है, केमिकल उद्योग भी वहां पर स्थापित किए गए हैं। यह नहीं कि सीमेंट के लिए है स्पेशली, हाँ सीमेंट व्यापक तौर पे होती है इसलिए वहां पर ज्यादा प्रसिद्ध है सीमेंट। तो डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग यानी कि कॉपर इंडस्ट्री, आपको बताना है कि कहाँ पर ये स्थापित है। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले हम खेतड़ी एक स्थान है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में पड़ता है, खेतड़ी। वहां पर तांबा उद्योग काफी ज्यादा व्यापक तौर पे होता है और यह तांबे की खदान भी यहीं पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पर कॉपर प्रोजेक्शन भी चलाया है। और जबकि तारापुर की अगर बात करें, ये तारापुर, जबकि तारापुर की अगर बात करते हैं तो तारापुर क्या है? परमाणु संयंत्र लगा था। पहली बार जो पहला परमाणु संयंत्र कहाँ लगा? ये तारापुर लगा। और यहाँ पर टीटागढ़ की अगर बात करते हैं तो टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए है। एक क्या है? कागज उद्योग, कागज कागज उद्योग के लिए है। और खेतड़ी की बात करें, अभी खेतड़ी राजस्थान में है, कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपका तांबा के लिए है, झुंझुनू झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। रांची किसके लिए है? अभी जस्ट आपने पढ़ा है 2 क्वेश्चन पहले, रांची भारी उद्योग के लिए, भारी इंजीनियरिंग के लिए है और वहां पर भारी भारी मशीनें बनती है, तो भारी मशीनरी के लिए है, भारी मशीनरी मशीनरी के लिए है, भारी मशीनरी के लिए है, तो रांची है। तो इस अगर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका खेतड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तांबा उद्योग सबसे ज्यादा यहीं पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी बेल्ट अभी जस्ट आपने पढ़ा है और ये है आपका तांबा के लिए, कॉपर के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में एक कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि गोल्ड वाला है, लेकिन अगर गोल्डन की बात किया गया तो इसमें गोल्डन का कुछ तो होगा रूप। तो ये गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये जितने भी हमारे जो महानगर हैं, चारों महानगर, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों स्वर्ण नगरियों को जोड़ने के लिए किया गया है। इसकी शुरुआत अगर पूछे कि कब शुरुआत हुई थी, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत हुई थी 2001 में। 2001 में किस किस को जोड़ने के लिए? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कोलकाता, ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए किया गया था और 2011 में इसका शुरुआत किया गया। तो ये किस लिए था? स्वर्ण व्यापार के लिए था। किस लिए था? स्वर्ण व्यापार के लिए था। इन सभी महानगरों को जोड़ा गया था। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राष्ट्रीय जल राजमार्ग से, राष्ट्रीय ये है राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वो जो नेशनल हाईवे होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा व्यापक तौर पे होते हैं। राजकीय जो राजमार्ग होते हैं वह राज्य के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। जिला जो मार्ग होते हैं वो जिला में जितने भी मार्ग हैं उनका रूट वो डिसाइड होता है। ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटे से ग्रामीण में जितने व्यापक मार्ग हैं उस पे वो डिसाइड होता है। अब यहाँ पर 40% की अगर बात किया गया तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो बात करते हैं तो वर्तमान में जो आंकड़ा आया था 2017 तक का, उसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई आपकी जो है 1,14,158 किलोमीटर की थी। 1,14,000 और
158 किलोमीटर की थी। इतनी जो लंबाई थी इसकी राष्ट्रीय राजमार्ग की थी। और कुल सड़कों की अगर बात करें तो 1.94% जो है कुल अन्य जो सड़कें थी। किंतु अगर पूरे संपूर्ण विश्व जो इंडिया की बात करें तो 40% जितनी भी यात्राएं होती हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो 40% भाग होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा होता है। तो ये जो आंकड़ा राष्ट्रीय राजमार्गों का आया बाद में, वो 2021-20 के अनुसार इनको बताया गया कि 40% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जनरल सी चीजें हैं, आप समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि वो केंद्र सरकार का उपक्रम है और ये पूरे इंडिया में है। और राज्य होगा तो कितना बड़ा होगा? छोटा होगा। तो छोटे में वहां पर व्यापार जो है बहुत ज्यादा, ट्रांसपोर्टेशन उसी राज्य का ही तो सीमा के अंदर होगा। लेकिन अब बात किया गया है कि पूरे भारत का 40% की बात करते हैं, तो 40% जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा होता है और ट्रांसपोर्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग से है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती है, कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जिसको अटल टनल पार करती है? तो सबसे पहले अटल टनल के बारे में बात करते हैं कि अटल टनल, अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई ये 9.02 किलोमीटर की। कितना है? 9.02 किलोमीटर की है। अब इसका अगर पूछा जाता है कि कौन से लोकेशन में कहां पर है, तो ये पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। कहां पर स्थित है? पीर पंजाल। पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। और पीर पंजाल श्रृंखला में यह स्थित है, तो आपसे पूछा जाएगा कहां कहां के जो प्लेस स्थान है उनको जोड़ती है। तो ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है और ये वर्ष भर इसको कनेक्टिंग रहता है इसमें। अब आपसे पूछा जाएगा इसको निर्माण किसने करवाया? तो इसको निर्माण करवाया था बीआरओ ने। बीआरओ, बीआरओ ने करवाया। बीआरओ का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये इसका जो निर्माण किया गया। इसकी आधारशिला जो रखी गई थी, वह आधारशिला रखी गई 2002 में। 2002 में किसने रखी थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने। इसकी आधारशिला जो रखी गई वो 2002 में रखी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। अब 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन जब किया गया हिमाचल प्रदेश में रोहतांग जिले में, तो किसने किया इसका उद्घाटन 2020 में? ये अटल जी जो अटल टनल है इसका नाम रखा गया अटल टनल। और इसका जो उद्घाटन किया था ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2020 में। 2020 में मोदी जी ने किया था। तो एक ऑप्शन इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पूर्वी पीर पंजाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करने वाली ट्रेन है? तो इसमें जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 53 55 बीपीएससी 2011 में, उस समय थी त्रिवेंद्रम सेंट्रल। उस समय त्रिवेंद्रम सेंट्रल थी। लेकिन अगर वर्तमान में आज के सिनेरियो की बात करें तो इस समय आपका विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस जो सबसे ज्यादा तेज जो दूरी तय करती है वह है विवेक एक्सप्रेस। आप यहां लिख सकते हैं विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। और सबसे तेज अगर बात करें, सबसे तेज चलने वाली, तो ये गतिमान वाली, गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस ये सबसे तेज चलने वाली है। सबसे तेज, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस समय जब आप 2011 के बीपीएससी 53 55 की बात करते हैं तब। वर्तमान में विवेक एक्सप्रेस है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? ऑप्शन नंबर एक 1988, ऑप्शन नंबर बी 1987, ऑप्शन नंबर सी 1989 और ऑप्शन नंबर डी 1986। तो बताइए इसमें कुरियर सेवा को आप बात कर रहा है कुरियर सेवा की, और किसने? भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट। किसकी बात किया गया? स्पीड पोस्ट की। स्पीड पोस्ट की बात किया गया है। स्पीड पोस्ट कौन कब ये प्रारंभ हुआ था? स्पीड पोस्ट तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ? 1986 में। यहां पर आपका 1986 1986 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 53 बीपीएससी 55 बीपीएससी 2011 का ये क्वेश्चन था, 2 बार इसको पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? देखिए दूरभाष की अगर बात करें तो भारत में 1850 के समकालीन अगर बात करते हैं तो 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ जो सेवा थी वो कोलकाता से डायमंड हार्बर तक शुरू की गई। आपको पता है कब की गई? 1850 में की गई, कोलकाता से डायमंड हार्बर पहली बार थी। फिर 1880 में 1880 में एक और सेवा शुरू की गई। 1880 में एक जो है बोर्ड बना और यह बोर्ड इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया और 1881 में एक कंपनी के रूप में आया यहाँ पर, और कंपनी का नाम था ओरिएंटल टेलीफोन लिमिटेड कंपनी, यानी कि ओरिएंटल टेलीफोन लिमिटेड कंपनी ने भारत में कोलकाता, मुंबई, मद्रास, अहमदाबाद, कराची इन सब को जोड़ा। अच्छा क्यों जोड़ा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ पर अंग्रेजों के जो छावनियां थी या जहां से वो लोग इस साम्राज्य को जो है संचालित कर रहे थे, तो उसको कनेक्टिविटी देने के लिए ऐसा किया गया था। फिर 28 जनवरी 1882 ईस्वी को टेलीफोन सेवा ने औपचारिक संस्था के रूप में काम करना शुरू कर दिया 1882 ईस्वी में। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 1882 कहीं पर नहीं मेंशन है और आयोग ने इसको फिर हटा दिया और इसको जनरल मार्किंग कर दिया था। तो अगर इसमें ऑप्शन नंबर ए लिखते हैं 1882 तो ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन नंबर ई है 1882 तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पाट आंचल पाट रीजन अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? आप कई बार पढ़े हुए हैं कि छोटा नागपुर का पठार आप जब देखेंगे तो उसमें पश्चिमी घाट पर उसको जो क्षेत्र को पाट बोला जाता है, पाट आंचल बोला जाता है। कहां पर लोकेटेड? छोटा नागपुर के पठार में है। ऊंची सी पहाड़ियों का शिखर होते हैं और छोटा नागपुर के जो पठार है उसमें अधिकांश भाग जो है वो झारखंड में अवस्थित है। तो झारखंड में, और वहां आप देखेंगे कि कोल माइनिंग सबसे ज्यादा होती है। कहां पर होती है? झरिया में होती है। तो यहां पर आपका ऑप्शन 74 में ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। कहां पर? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका झारखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध था। कहां पर था ये झुमरी तलैया? आपने कई बार रेडियो पर फरमाइश सुनी होगी, ये वहीं पर था जो झारखंड की बात कर रहे हैं। पहले ये बिहार में था झारखंड, लेकिन इस समय जो राज्य है वो झारखंड है और बीपीएससी 47 बीपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 76, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम दर्शाइए। पहला आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें अवरोही क्रम आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले आप अगर मध्य प्रदेश है तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के बाद पहले नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे
आपका उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है और चौथे नंबर पे आपका बिहार आता है। चौथे नंबर पे बिहार आ जाएगा। तो देखिए 1 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर 3 4 1 2 है कहीं पर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, 3 4 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? और सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जिला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका कच्छ की खाड़ी यानी कि गुजरात में है, कच्छ में। और दूसरा अगर जिला की बात करें तो लेह है। पहले जिले की अगर बात करते हैं तो कच्छ है और दूसरे की जिले की बात करेंगे तो लेह है। ये दूसरा जिला लेह है जो सबसे बड़ा जिला है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, कच्छ जिला जो गुजरात में है और वो सबसे बड़ा जिला है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने वर्ग किलोमीटर में है इसका क्षेत्रफल, तो 45,674 वर्ग किलोमीटर में है। इसको ध्यान में रखिएगा, 45,674 वर्ग किलोमीटर है ये इसका क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को से घिरा हुआ है? असम की बात करते हैं तो देखिए असम सबसे पहले तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये पूर्वोत्तर का राज्य है, पहली बात तो ये है। अगर इसके सभी जिलों को देखेंगे पास में तो सभी स्टेट को देखेंगे, सॉरी जिले नहीं स्टेट, स्टेट तो 7 राज्यों के छूता है। पहला अगर बात करते हैं तो पश्चिमी बंगाल की बात कर लें, एक साइड से चलिए आप पश्चिमी बंगाल, उसके बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद आपका मिजोरम आता है, मिजोरम के बाद मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। कुल मिला जुला 7 राज्य हो गए। अब 7 राज्यों के बाद ये अलग कंट्री को भी छूता है। कौन कौन से देशों को टच करता है? ये भूटान और बांग्लादेश को, 2 देश है, 2 देश हैं। देश कितने हैं? 2 है। और राज्य कितने हैं जिनको टच करता है? कुछ 7 राज्य हैं। 7 राज्य और 2 देशों को टच करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 स्टेट को टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 79, गद्दी लोक निवासी है, गद्दी लोक निवासी है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। देखिए गद्दी लोक निवासी का मतलब गद्दी एक जनजातियां है, जनजाति है और ये कहां पर पाई जाती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी जनजातियां जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं और वहां की ये निवासी है। तो हिमाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, बोडो निवासी कहाँ के निवासी है? बोडो। अब बोडो आपने कई बार नाम सुना होगा। बोडो जो नृत्य युक्त जनजातियां हैं, ये जनजातियां कहां पर पाई जाती हैं? ये आसाम वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी कि खासी गारो जयंतियां इस क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन बहुतायत कहां पर पाई जाती हैं? तो गारो जयंतियां में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? गारो जयंतियां। गारो जयंतिया की बात करें तो ये कहां पर है? मेघालय में है, मेघालय में है। और आप बोडो जनजातियों को देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य में यानी असम, मेघालय में इसका बहुतायत जो है मिलते हैं ये बोडो जनजातियां। तो इसमें आपका गारो पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है कि गारो पहाड़ी पर ये मिलती है। तो ये आपका आज का ये सेशन पार्ट नंबर 2 का यहीं पर समाप्त होता है और नेक्स्ट सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक आप लोग इसका आनंद लीजिए।